Hello everyone, I am Dr. Hanish Kukreja, Financial Market Educator at EduFineco. In this video, we are going to discuss about the detailed content of NISM 10B Investment Advisor Level 2. So let's start with the video. So starting with the assessment structure, the complete examination is divided into two parts. First part is 90 mark MCQ and second part is 60 mark case studies. So ये पूरी एग्जाम को इन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 90 मार्क्स के जो MCQ होते हैं वो पूरी तरीके से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं. ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, उसके लिए ही हम लोगों ने ये वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं सो दैट आपको पूरी बुक डिटेल में रीड ना करनी पड़े, क्योंकि काफी बोरिंग लगता है इतना सारा कंटेंट रीड आउट करना. हम लोगों ने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया है इन द डिटेल्ड वीडियोस सो दैट आप उसको काफी अच्छे से समझ पाए. एंड जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं वो अगर थोड़ा सा कंसेप्ट्स को ट्विस्ट एंड टर्न करके भी पूछते हैं, आप इजीली उसको आंसर कर पाओ. इस तरीके से इतनी डिटेल में हम लोगों ने उस कंटेंट को एक्सप्लेन किया है. सेकेंड थिंग इज केस स्टडी. सो जो 60 मार्क्स के केस स्टडी होंगे NISM 10B में उसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में किया हुआ है. यहाँ पे स्टेट अवे 6 केस स्टडीज आएंगे, 10 मार्क्स के सारे केस स्टडीज होंगे. सो 6 केस स्टडीज ऑफ 10 मार्क ईच, टोटल आपके 60 मार्क्स का केस स्टडी रहेगा. हर केस स्टडी में 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा. ये बहुत सिंपल बाइफर्केशन है. NISM 10A में कुछ केस स्टडीज 2 मार्क्स के हैं, कुछ केस स्टडीज 1 मार्क के हैं, लेकिन NISM 10B में स्ट्रेट अवे 2 मार्क ईच केस स्टडी. तो टोटल 6 केस स्टडीज होंगे, 2 मार्क के 5 क्वेश्चन सब में होंगे, मतलब 10 मार्क्स का एक केस स्टडी होगा और टोटल 6 केस स्टडीज होंगे टू मेक इट अ टोटल ऑफ 60 मार्क्स. टोटल एग्जाम का ड्यूरेशन विल बी 3 आवर्स. पासिंग स्कोर विल बी 60%, दैट इज 150 मार्क्स में से आपको 90 मार्क्स लेके आने हैं टू पास दिस एग्जाम. नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होगी, 25% का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब हर सही क्वेश्चन का आपको +1 मिलेगा, तो गलत आंसर का आपको -0.25 होगा. अगर हम लोग केस स्टडी की बात करें तो केस स्टडी में आपको सही क्वेश्चन का +2 मिलेगा, क्योंकि वहां पे 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, वहीं पे गलत होने पे -0.5 हो जाएगा. सो यहाँ पे केस स्टडी आपको बहुत सोच समझ के सॉल्व करनी होगी, बिकॉज अगर आपने गलत जवाब दिया तो सीधा आधा नंबर वहां पे आपका डिडक्ट हो जाएगा. सो 2 क्वेश्चन गलत देने पे 1 नंबर माइनस हो जाएगा. सो ये काफी टफ चॉइस होगी आपके लिए कि हमें केस कौन से सॉल्व करने हैं, कौन से नहीं करने. सो यूजुअली NISM में ये हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको तभी वो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए अगर आप उसके लिए श्योर हैं. तो अगर आप डाइसी हैं, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, सो इट्स बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन रादर देन अटेम्प्टिंग ऑल दी क्वेश्चन. सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर आपने इतने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए हैं कि आपको लग रहा है कि आपके 100-110 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे, उसके बाद आपको एडिशनल क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है अगर वो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं. तो द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट विल बी 3 years. जहां पे रिन्यूअल की बात आती है, सो आफ्टर 3 years यू विल हैव टू अटेम्प्ट द एग्जाम अगेन टू गेट दिस सर्टिफिकेट रिन्यूड. बट अभी NISM इज थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स जो अभी फिलहाल तक डिक्लेयर्ड नहीं है. NISM इज थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग NISM 10C. NISM 10C उन लोगों के लिए होगा जो NISM 10A और 10B को रिन्यू कराना चाहते हैं. तो अगर आपने NISM 10A 10B दोनों क्लियर किया हुआ है तो 3 साल के बाद NISM 10C देके आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सर्टिफिकेट को रिन्यू करवा पाएंगे, बट स्टिल ये अभी डिक्लेयर्ड नहीं है. सो वील हैव टू वेट फॉर एन ऑफिशियल डिक्लेरेशन बाय NISM टू कंफर्म दिस न्यूज. सो ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ये स्क्रीनशॉट NISM 10B की बुक से ही मैंने लिया है यहाँ पे, सो दैट आपको ये मैं क्विकली एक्सप्लेन कर पाऊँ कि यहाँ पे 91 मार्क के क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड होंगे, जो लास्ट स्लाइड पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. एंड 6 केसेस होंगे जिनके अंदर 5 सब क्वेश्चन होंगे और हर केस का सब क्वेश्चन 2 मार्क का होगा. तो मतलब 10 मार्क का एक केस होगा, 6 केसेस होंगे टोटल, 60 मार्क्स के टोटल आपके केस स्टडी हो जाएंगे. सो 60 + 90 विल गिव यू टोटल ऑफ 150. 150 में से पासिंग स्कोर आपका 90 रहेगा. सो बिफोर वी स्टार्ट विद द डिटेल कंटेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस 2025 वर्जन में किए हैं, जो कि February 25 में लॉन्च किया गया था एंड इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 28 March 2025. सो NISM 10A के अंदर बहुत माइन्यूट चेंजेस है. आप 95% सिलेबस सेम मान के चलिए, जो 2023 में सिलेबस था वही सिलेबस 2025 में है. देयर आर माइन्यूट इंटरेस्ट रेट चेंजेस,
विच आर एप्लीकेबल इन दी न्यू मॉड्यूल। उसके अलावा कुछ खास चेंजेस उसमें नहीं है। बट यस, NISM 10B में 2 चैप्टर्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा चेंजेस हैं, जो कि रिलेटेड है टैक्सेशन मॉड्यूल से। सो टैक्सेशन मॉड्यूल के अंदर इनकम टैक्स कंप्लीटली चेंज हुआ है और कैपिटल गेन टैक्स कंप्लीटली चेंज हुआ है, जहां पे मेजर चेंजेस आर इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो इनकी डिटेल में हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में, जिसके अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या क्या मेजर चेंजेस हैं 10A 10B दोनों में, और आप उन चेंजेस को कैसे पढ़ सकते हैं। सो क्या ओवरऑल बहुत ज्यादा चेंजेस इन दोनों मॉड्यूल्स में है? सो द आंसर इज देयर इज नो बिग चेंज इन 10A and 10B। अपार्ट फ्रॉम दी स्मॉल टॉपिक्स कोई भी खास चेंज नहीं है। NISM 10B में फिर भी थोड़े से चेंजेस हैं टैक्सेशन मॉड्यूल में, बट NISM 10A में तो कोई भी मेजर चेंज इस नए एडिशन में नहीं है। Now let us discuss the different modules and different chapters which are there in NISM 10B। आपको एक ओवरव्यू देने के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि NISM 10A के अंदर टोटल 6 मॉड्यूल्स थे। सो मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 6 तक NISM 10A में थे, और NISM 10B उसी का कॉन्टिन्यूएशन है। तो यहाँ पे मॉड्यूल 7 से लेके मॉड्यूल 12 तक है। सो यहाँ पे 1 से 6 था 10A में, और 7 से 12 है 10B में। तो यहाँ पे जो पहला ही मॉड्यूल है उसका नंबर आपको मॉड्यूल 7 दिखेगा। सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वो 10A का ही कंटिन्यूएशन है, इसीलिए इसको हमने मॉड्यूल 7 बोला है। सो मॉड्यूल नंबर 7 इज रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस प्लानिंग। सो इसके अंदर हम लोग इंश्योरेंस से रिलेटेड कई सारी चीजें देखने वाले हैं। टोटल 3 चैप्टर इसके अंदर होंगे। पहले चैप्टर के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस क्या है। इसके अंदर कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस दिया है, नीड फॉर इंश्योरेंस दिया है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस दिए हैं, लाइक उबर में फिडेई क्या होता है, हमें जब भी इंश्योरेंस खरीदना है तो हमें बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को देनी है। अगर हम वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, किन किन रीजन के कारण हमारा क्लेम रुक सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने ये पूछा गया है कि क्या आप टोबैको कंज्यूम करते हैं, और आप टोबैको कंज्यूम करते हैं बट आपने आंसर दिया है कि हम टोबैको कंज्यूम नहीं करते हैं, तो आपने गलत इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को दी है। तो अब टोबैको कंज्यूम करने के कारण अगर आपकी हेल्थ पे कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ता है तो उस कंडीशन में आपको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी बेसिक चीजें इस मॉड्यूल के अंदर कवर की गई हैं। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस यहाँ पे बताया है। रोल ऑफ इंश्योरेंस इन पर्सनल फाइनेंस। अब ये इंश्योरेंस है तो इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के अंदर क्यों इंक्लूड किया गया है? बिकॉज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द पर्सनल फाइनेंस। सो पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए इंश्योरेंस का उसमें कितना बड़ा रोल है, ताकि आप अपनी रिस्क ट्रांसफर कर सके इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, ये हम लोग इस मॉड्यूल में एक इंट्रोडक्टरी वे में देखेंगे। देन इन्वेस्टिंग थ्रू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में सिर्फ रिस्क नहीं ट्रांसफर की जाती है, इंश्योरेंस में हम लोग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बिकॉज आज के टाइम पे बहुत सारी अलग अलग पॉलिसीज आ गई हैं, लाइक एंडाउनमेंट पॉलिसी आ गई है, यूलिप पॉलिसी आ गई है। तो ये सब डिफरेंट पॉलिसीज के साथ हम लोग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट फीचर्स भी ले सकते हैं अलॉन्ग विद द इंश्योरेंस। Then chapter 2 is all about life insurance and chapter 3 is all about non-life insurance। तो ये 2 चैप्टर्स बाइफरकेटेड हैं। एक में पूरे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में डिटेल बताई गई है, दूसरे में पूरे नॉन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में डिटेल बताई गई है। सो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की नीड एनालिसिस हमें कैसा करना है, हम कितने का इंश्योरेंस ले लें। तो अगर कोई पर्सन है उसकी सैलरी 20 लाख रुपए साल है, दूसरा पर्सन है उसकी सैलरी 1 करोड़ रुपए साल की है, तो इन दोनों को अपने प्रीमियम अमाउंट में कितना डिफरेंस रखना चाहिए या सम अश्योर्ड में कितना डिफरेंस रखना चाहिए, ये सब कैलकुलेशन बेस हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे। फैसिलिटीज अवेलेबल अंडर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। सो ऑल अबाउट लाइफ इंश्योरेंस हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लाइफ इंश्योरेंस के केस में सम अश्योर्ड कितना रहेगा, ये सब इसमें कैलकुलेशन बेस्ड हम लोग देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 इज नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसके अंदर हम लोग नॉन लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स देखेंगे। सो नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। बेनिफिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है ऑफ हैविंग मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी। आज के टाइम पे कई सारे लोग हैं जो मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और कंपनी ने आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दी है, प्लस आपने अपनी साइड से खुद की एक अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले ली है, तो अगर वो पर्सन बीमार पड़ता है तो उसे कहां से कितना इंश्योरेंस क्लेम करना चाहिए और उसको किसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसके कैलकुलेशंस एंड इससे रिलेटेड केसेस भी NISM में पूछे जाते हैं। सो ये हमें समझना होगा कि मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में हम लोग क्लेम कैसे लें और
बेनिफिट्स और लिमिटेशंस उनकी क्या है। देन कंपैरिजन बिटवीन इंश्योरेंस पॉलिसीज, तो बहुत सारी अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, उनके फीचर्स भी हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। देन मॉड्यूल 8 इज रिटायरमेंट प्लानिंग। इसके अंदर हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सो चैप्टर नंबर 4 टॉक्स अबाउट द रिटायरमेंट प्लानिंग बेसिक्स। हम लोग कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, नीड क्या है रिटायरमेंट प्लानिंग की, फाइनेंशियल गोल्स एंड रिटायरमेंट को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, एस्टिमेटिंग द रिटायरमेंट कॉर्पस। नॉर्मली जैसे आज के टाइम पे आप सोचो कि हम लोग 1 करोड़ रुपए अगर हमें मिल जाए तो हमारा रिटायरमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, बट मान लो कोई पर्सन है जिसकी आज की एज 30 ईयर्स की है और उसका रिटायरमेंट होगा 30 ईयर्स के बाद, जब वो 60 ईयर्स का हो जाएगा, तो क्या तब 1 करोड़ सफिशियंट होगा रिटायरमेंट के लिए? द आंसर इज नो। सो उस टाइम का 1 करोड़ आज के 1 करोड़ के बराबर नहीं होगा। अगर आप 30 साल बाद की बात कर रहे हो तो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कम से कम 10 करोड़ की प्लानिंग करनी होगी। सो आज के 1 करोड़ इज इक्विवेलेंट टू 30 ईयर्स बाद के 10 करोड़। सो ये कितना कॉर्पस हमें रिक्वायरमेंट होगा, हम कब रिटायरमेंट लेते हैं, उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करें, ये सब हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। देन सुपर एनुएशन क्या होता है, सुपर एनुएशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं एनएसएम में। सो ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देन चैप्टर नंबर 5 इज रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स। रिटायरमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज द एक्यूमुलेशन फेज, जब हम लोग रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करते हैं, लाइक 30 से लेके 60 की जो एज होती है उसको हम लोग एक्यूमुलेशन एज बोलते हैं। तो उस एज में कौन कौन से प्रोडक्ट्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स हो जाते हैं एक्यूमुलेशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, लाइक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, म्यूचुअल फंड एसआईपीज हो गई, ईएलएसएस प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये सब एक्यूमुलेशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। एंड जब आप रिटायरमेंट ले लेते हो, जब आपकी एज 60 प्लस हो जाती है, तब आप जिन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू वो पैसा विड्रॉ करते हो उन्हें बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स। लाइक 60 की एज में आप अपने पूरे एक्यूमुलेटेड मनी को किसी एक एन्युटी के अंदर डाल सकते हो, जिसमें आपने 1 करोड़ रुपए डाल दिया और आपको हर महीने 1.5 लाख रुपए एज एन इनकम वो कंपनी देती जाएगी अंटिल द पर्सन सर्वाइव्स। सो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया। सो एनविटी इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो एक्यूमुलेशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ये दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। देन चैप्टर नंबर 6 इज ऑल अबाउट मिसलेनियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग। तो यहाँ पे हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, लाइक व्हाट इज द एडवाइजर्स रोल इन रिटायरमेंट प्लानिंग। अभी तक हम लोगों ने रिटायरमेंट प्लानिंग तो पढ़ी, बट उसमें हमारा क्या रोल रहेगा, हम किस तरीके से गाइडेंस दे पाए, कब से एक पर्सन को अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट करनी चाहिए, कब से उसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए, क्या 40-45 की एज सही है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, या आपको रिटायरमेंट प्लानिंग 30 की एज से स्टार्ट करनी है। ये सारा गाइडेंस हम लोग कैसे एक इन्वेस्टर को या अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करें, वो हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। देन कैलकुलेशंस फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं। एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है, तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कैलकुलेशन हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। क्राइटेरिया टू इवैल्यूएट वेरियस रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोडक्ट्स, बहुत सारे रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोडक्ट्स हैं, तो उनमें से कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, हमें किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आर रिस्क एपेटाइट, डिपेंडिंग अपॉन आर एज, आर फाइनेंशियल गोल्स, वो हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, सो दैट आप उसको इवेल्युएट कर पाए और आप सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को आपस में कंपेयर कर पाए। So before we move ahead to our next module, that is tax, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और एक ऐसा मॉड्यूल है जिससे लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, तो वहाँ तक हम लोग पहुँचे उसके पहले हम लोग इन दोनों मॉड्यूल का मार्क्स वेटेज डिस्कस कर लेते हैं। सो मॉड्यूल 7 जो कि NISM 10P का फर्स्ट मॉड्यूल है, उसका वेटेज विल बी 25 मार्क्स। मतलब ये जो 3 चैप्टर्स हैं, इन तीनों चैप्टर में से टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो 25 मार्क्स के आएंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिट नंबर 1 बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं रखेगा। तो लेट्स से आप अगर ये समझते हैं कि पहले यूनिट में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो दूसरे दोनों यूनिट में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो टोटल मेकिंग इट टू 25। बट NISM ने ये बाइफिकेशन नहीं दिया है कि कौन से यूनिट में से स्पेसिफिकली कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। देन मॉड्यूल 8 रिटायरमेंट प्लानिंग, जो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, उसका टोटल वेटेज विल बी 30 मार्क्स। सो 3 चैप्टर हैं, 30 मार्क्स हैं, सो लगभग आप मान के चलिए 10 मार्क्स के ये तीनों चैप्टर्स होंगे। नाउ अगेन बिफोर वी स्टार्ट मॉड्यूल 9 टैक्स,
हम लोग एक बार उसका वेटेज देख लेते हैं, सो दैट हम लोग वो सारे चैप्टर्स के बारे में जब डिस्कस करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इतने सारे चैप्टर्स जो कि टैक्स से रिलेटेड है उनका टोटल वेटेज इज ओनली 20 मार्क्स। मतलब यहाँ पे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इनका मार्क्स का वेटेज बहुत कम है। सो आपको बहुत सोच समझते हुए इस पे टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लोग जिस मॉड्यूल पे स्पेंड करते हैं वो है टैक्सेशन मॉड्यूल, और सबसे कम नंबर का जो मॉड्यूल है वो है टैक्सेशन मॉड्यूल। एस्टेट प्लानिंग भी 20 मार्क्स का है, लेकिन एस्टेट प्लानिंग में सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं। सो स्टिल अगर आप बाइफरकेट करोगे तो 10 मार्क्स के ये दोनों चैप्टर्स चले जाएंगे। बट टैक्सेशन में टोटल 7 चैप्टर्स हैं और उसका वेटेज भी 20 मार्क्स का है, जिसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि लगभग हर चैप्टर सिर्फ 3 नंबर का है। तो यहाँ पे इन चैप्टर्स के वेटेज काफ़ी कम है, लगभग सिर्फ 3-3 नंबर के ये सारे चैप्टर्स हैं। सो आपको बहुत सोच समझ के अपना टाइम इस यूनिट पे स्पेंड करना है। सो बेस्ट वे इस यूनिट का पढ़ने का यही है कि आप सिर्फ वीडियो लेक्चर्स के थ्रू इनको कवर कर लो, क्योंकि हमने सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ पे कवर किए हैं और मोस्टली उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बुक में काफ़ी डिटेल दी हुई है, इतनी डिटेल रीड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद मॉड्यूल 9 टैक्सेशन, जिसका टोटल वेटेज हम लोग देख चुके हैं कि वो 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। नाउ चैप्टर नंबर 7 इज कंसेप्ट्स इन टैक्सेशन व्हिच इज एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर रिलेटेड टू टैक्सेशन। यहाँ पे हम लोग टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ की कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। इनकम हम किसे बोलते हैं वो यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है उसको हम लोग कौन से गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं, प्लस अगर हमें लॉस हुआ है तो हम उसको कितने ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड करके उन ईयर्स के प्रॉफिट से हम लोग उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी कंडीशंस हैं जो हमें याद करनी होंगी, मगअप करनी होंगी, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। देन एग्जेम्प्ट इनकम्स क्या होती हैं, आप सभी ने सुना होगा एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट। सो एग्जेम्प्ट इनकम्स क्या होती हैं वो भी हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A दैट इज ETC के डिडक्शंस, लाइक अगर आपने 1.5 लाख रुपए पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करे हैं सो वो आपकी टैक्सेबल इनकम से रिड्यूस कर दिए जाएंगे। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट टैक्सेशन हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 इज कैपिटल गेन्स, जहाँ पे हम लोग कैपिटल असेट क्या है पहले तो वो समझेंगे। देन टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट हम लोग पढ़ेंगे, और फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट में कितना टैक्स हमें पे करना पड़ता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो मेजर इस चैप्टर के अंदर हम लोग 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जो कि है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दैट इज LTCG एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स दैट इज STCG। तो LTCG और STCG से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एंड आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स एंड LTCG और STCG इस बार के सबसे बड़े चेंजेस हैं जो इस मॉड्यूल में किए गए हैं। सो इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में और डिटेल में समझने वाले हैं, और हम लोग इनके स्लैब्स परसेंटेज सब डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बट आपको ये पता होना चाहिए कि NISM 10B में जो सबसे मेजर चेंजेस हैं वो है इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आने वाला है। आप इन दोनों चैप्टर में से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 9 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अंदर हम लोग डिविडेंड इनकम का क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो समझेंगे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का टैक्स ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, अगर कुछ सिक्योरिटीज आपको गिफ्ट की गई हैं तो उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ऐसी कई सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती हैं, उन सबकी टैक्स ट्रीटमेंट्स हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 10 इज टैक्सेशन ऑफ डेट प्रोडक्ट्स। डेट प्रोडक्ट्स मतलब जहां से आपको फिक्स इनकम जनरेट होती है, तो आपने कुछ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, वो आपके डेट प्रोडक्ट्स हैं। उनसे जो इनकम जनरेट होके आता है उस पे आपको कितना टैक्स पे करना होगा वो हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। देन कौन कौन से टाइप के डेट प्रोडक्ट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी डेट प्रोडक्ट्स कैसे वर्क किए जाते हैं, क्योंकि कुछ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, तो वो भी हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। देन टैक्सेशन ऑफ मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स। कई सारे ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जो मार्केट लिंक्ड होते हैं। अब वो है तो डिबेंचर्स, तो वहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो मार्केट लिंक्ड है तो उनमें थोड़ा सा मार्केट की वेरिएबिलिटी भी काउंट हो जाएगी। सो अगेन उसका टैक्सेशन हल्का सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो कैसा उसका टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा इवन दैट विल बी कवर्ड। नेक्स्ट इज चैप्टर 11 टैक्सेशन ऑफ इक्विटी प्रोडक्ट्स। डेट प्रोडक्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी प्रोडक्ट्स।
यहाँ पे हम लोग सोर्सेज ऑफ इनकम पढ़ेंगे कि इक्विटी से कौन कौन से सोर्सेज से इनकम आ सकती है। लाइक इक्विटी में आपका कैपिटल गेन भी हो सकता है। अगर मैंने 10 रुपये का एक शेयर खरीदा और उसको मैंने कुछ टाइम के बाद 50 रुपये में बेचा तो ये आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। हो सकता है ये मैंने 10 साल तक होल्ड किया और इस 10 साल में हर साल मुझे 1 रुपये का डिविडेंड भी मिला है। सो ये डिविडेंड पे मुझे कितना टैक्स पे करना रहेगा एंड ये कैपिटल गेन पे मुझे कितना टैक्स पे करना रहेगा, ये हम लोग सोर्सेज ऑफ इनकम के अंदर पढ़ेंगे। देन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, अगर कोई इक्विटी शेयर लिस्टेड है उस पर कितना टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, कई सारे ऐसे इक्विटी शेयर्स होते हैं जो अनलिस्टेड है। जैसे अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो BSE लिमिटेड तो लिस्टेड कंपनी है लेकिन NSE लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है और इस अनलिस्टेड कंपनी में भी ट्रेडिंग आज के टाइम पे चालू हो गई है। NSE का शेयर अभी 1800-1700 के आसपास चल रहा है अनलिस्टेड मार्केट में, मतलब वो एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है बट स्टिल यू कैन परचेज द शेयर थ्रू सम स्पेसिफिक रेप्यूटेड ब्रोकर्स ओनली। सो इन शेयर्स में आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो और उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा ये हम लोग कवर करेंगे। देन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ शेयर वॉरेंट्स, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, एंड टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डेरिवेटिव्स। दीज विल बी द टॉपिक्स व्हिच विल बी कवर्ड इन चैप्टर 11। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है ये बट अगेन इसमें आप 3 से 4 क्वेश्चंस ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आएंगे। देन चैप्टर 12 इज टैक्सेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से थोड़े से अलग प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम लोग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी बोलते हैं। सो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो कैसा टैक्सेशन ट्रीटमेंट इसके साथ होगा। गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे आपको कितना टैक्स लगेगा। लाइक गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड में 8 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। अगर ये 8 इयर्स तक आप इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है। अगर आप उसके पहले विड्रॉ करते हो तो आपको कुछ ना कुछ कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। सो उसका कैसा कैलकुलेशन होगा दैट विल बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। नेशनल पेंशन स्कीम में अगेन बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जहाँ पे आप 60% 40% वाले रेशियो में अगर विड्रॉ करते हो ड्यूरिंग रिटायरमेंट तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा पूरा मनी आपका। लेकिन अगर आप इस रेशियो के अलावा किसी और रेशियो में विड्रॉ करते हो विदाउट टेकिंग दी एन्युटी जो कि उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है देन उसका कुछ अलग तरीके से टैक्स ट्रीटमेंट रहेगा। ये अगेन हमने इस चैप्टर में कवर किया है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो अगेन देयर विल बी सम एप्लीकेबल टैक्सेस। इस केस में भी डिविडेंड इनकम भी होती है और कैपिटल गेन भी होता है तो उसका कैसे टैक्स कैलकुलेशन होगा दैट विल बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। चैप्टर 13 जो कि लास्ट चैप्टर है टैक्सेशन मॉड्यूल का इज टैक्स प्रोविजन फॉर स्पेशल केसेस। बोनस शेयर्स अगर आपको मिले हैं तो उसमें कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। शेयर स्प्लिट अगर होता है, बायबैक करती है अगर कंपनी, राइट इशू आपको दिया है या मर्जर एंड एक्विजिशन अगर होता है तो इन केसेस में टैक्स कंप्यूटेशन कैसे होगा। दीज टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर चैप्टर नंबर 13। सो टैक्सेशन का पूरा मॉड्यूल काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर पढ़ाए गए हैं लेकिन ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सो इतने सारे चैप्टर्स में से सिर्फ 20 क्वेश्चंस आएंगे विच टर्न्स आउट टू बी अराउंड 3 क्वेश्चंस पर चैप्टर जो कि बहुत कम है। सो वीडियो लेक्चर्स में हमने उन सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया है जिसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज मॉड्यूल 10 एस्टेट प्लानिंग। एस्टेट प्लानिंग मतलब जब कोई पर्सन अपनी पूरी जायदाद की वसीयत बनाता है, विल प्लानिंग करते हैं, अपने वेल्थ एंड असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्लान करते हैं, उसको एस्टेट प्लानिंग कहा जाता है। सो बेसिक्स ऑफ एस्टेट प्लानिंग इज कवर्ड इन चैप्टर नंबर 14 जहाँ पे एस्टेट प्लानिंग का इंट्रोडक्शन दिया है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एस्टेट दिया है, एस्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एलिमेंट्स ऑफ एस्टेट प्लानिंग, आप कैसे एस्टेट प्लानिंग कर सकते हो, देन व्हाट इज म्यूटेशन, ये सारे टॉपिक्स चैप्टर नंबर 14 में कवर किए गए हैं। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 15 टूल्स फॉर एस्टेट प्लानिंग। जब आपको एस्टेट प्लानिंग करनी है तो कौन कौन से टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में चैप्टर 15 में कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट्स ऑफ विल्स हम लोग देखेंगे, प्रोबेट क्या होता है, रजिस्टर्ड विल और अनरजिस्टर्ड विल में क्या डिफरेंस होता है, क्या अनरजिस्टर्ड विल और रजिस्टर्ड विल इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं या कोई एक की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, गिफ्ट्स, जॉइंट होल्डिंग, नॉमिनेशन, फैमिली सेटलमेंट, ट्रस्ट बना के हम लोग कैसे टैक्स सेव कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिटेल कॉन्सेप्ट्स इन चैप्टर्स में कवर किए गए हैं। अगेन इस मॉड्यूल का वेटेज हम लोग देख चुके हैं विच इज़ 20 मार्क्स। सो अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों चैप्टर्स 10-10 मार्क्स के रहेंगे और 10-10 क्वेश्चंस आप दोनों में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंक्लूडिंग द केस स्टडी।
सो कोई एक केस स्टडी अगर आ जाता है तो 5 क्वेश्चंस आप लोग इस मॉड्यूल से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी केस स्टडी इस मॉड्यूल से नहीं आता है तो 20 क्वेश्चंस आप इस मॉड्यूल से एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मॉड्यूल इज मॉड्यूल 11 बिहेवियरल फाइनेंस। अगेन इस मॉड्यूल में 2 चैप्टर्स हैं एंड इस मॉड्यूल का वेटेज है 10 मार्क्स। सो अराउंड 5 मार्क्स के दोनों चैप्टर्स यहाँ पे कवर्ड हैं। चैप्टर 16 इज बेसिक्स ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस, जहाँ पे बिहेवियरल फाइनेंस क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। बिहेवियरल फाइनेंस और स्टैंडर्ड फाइनेंस जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये यहाँ पे समझाया है। हाउ डू इंडिविजुअल्स मेक डिसीजन, कई सारे हमारे डिसीजन फाइनेंस को देखते हुए नहीं, हमारे बिहेवियर को देखते हुए लिए जाते हैं। कुछ लोग रिस्क ज़्यादा ले लेते हैं, कुछ लोग रिस्क से बहुत डरते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग कई बार फाइनेंशियल बिहेवियर को देखते हुए नहीं, हमारे ह्यूमन बिहेवियर को देखते हुए चेंज हो जाते हैं। कैटेगराइजेशन ऑफ बायसेस, बिहेवियरल फाइनेंस एक्सप्लेन्स दी मार्केट एनॉमलीज। कई सारे मार्केट में एनॉमलीज होती है, लाइक किसी स्टॉक का प्राइस होना कुछ और चाहिए लेकिन मार्केट में कुछ और प्राइस चल रहा है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस। कई बार बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे आपने आईटी बबल के बारे में सुना होगा। कई बार मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश हो जाता है। इनके पीछे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स द रीजंस आर बिहेवियरल फाइनेंस, क्योंकि हम लोग कहीं ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। जितने भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं, बिकॉज ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो जब मार्केट गिरता है तो हम डर जाते हैं, इस डर के कारण मार्केट और ज़्यादा गिर जाता है। बबल का क्रिएट होना, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना, बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक होना, ये सारी चीज़ें बिहेवियरल फाइनेंस से रिलेटेड है और उनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 17 इज बिहेवियरल फाइनेंस इन प्रैक्टिस। यहाँ पे रोल ऑफ इमोशंस इन गोल सेटिंग समझाया गया है। कैसे एक इन्वेस्टर प्रॉपर वे में ट्रेड कर सकता है या इन्वेस्टमेंट कर सकता है बाय कंट्रोलिंग देयर बिहेवियर्स, ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। एंड फाइनली व्हाट विल बी द रोल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इन मैनेजिंग द क्लाइंट्स इमोशन। हम कैसे क्लाइंट के इमोशन को मैनेज करने में, या वो अगर पैनिक्ड हैं तो उनको समझाने में उनकी मदद कर सकते हैं कि मार्केट का एक वे ऑफ मूवमेंट होता है, वो अगर हमने उन्हें प्रॉपर वे में समझाया तो उनका पैनिक होना या उनका बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना क्यों गलत है ये उन्हें समझ में आने लगेगा। एंड द डे दे अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, दीज एनॉमलीज विल बी द डे जब वो एक बहुत अच्छे ट्रेडर या बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन जाएंगे। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मार्केट इट इज़ important to understand the human behavior and to control your behavior. Then the last module is module number 12 comprehensive investment advice, जिसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं। बेसिकली 2 ही चैप्टर्स हैं, थर्ड चैप्टर तो केस स्टडी बेस्ड है। सो चैप्टर नंबर 18 इज रिस्क प्रोफाइलिंग, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड चैप्टर नंबर 19 इज कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट अक्रॉस कैटेगरीज। इस मॉड्यूल का वेटेज इज 45 मार्क्स एंड इतना ज़्यादा वेटेज होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है केस स्टडीज़ का होना। सो बिकॉज यहाँ पे केस स्टडीज़ हैं सो इसीलिए इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। बट आप अराउंड 10 मार्क्स इन दोनों चैप्टर्स के मान सकते हैं फॉर चैप्टर नंबर 18 एंड चैप्टर नंबर 19। तो अराउंड 10 क्वेश्चन तो दोनों में से आते ही हैं। रेस्ट 25 मार्क्स आप केस स्टडीज़ पे डिवोट कर सकते हो, बिकॉज केस स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस बताए हैं जो किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर को बिलोंग नहीं करता है। सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके कुछ केसेस इन्होंने बनाए हैं जो चैप्टर नंबर 20 में कवर किए गए हैं। सो चैप्टर नंबर 18 इज रिस्क प्रोफाइलिंग, जहाँ पे हम लोग रिस्क प्रोफाइलिंग फॉर इन्वेस्टर्स समझेंगे। कैसे रिस्क प्रोफाइलिंग की जाती है, रिस्क प्रोफाइलिंग क्यों ज़रूरी है, पैरामीटर्स ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देन रोल ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग इन असेट एलोकेशन, हम किसी एक ऐसे पर्सन को इक्विटी में इन्वेस्ट करवा सकते हैं जो ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है, लेकिन अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो रिस्क नहीं लेना चाहता, हम उसका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज वो पैनिक कर जाएगा, फिर बिहेवियरल फाइनेंस विल कम इनटू पिक्चर। सो रिस्क प्रोफाइलिंग को समझते हुए कैसे एसेट एलोकेशन करना है ये हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। देन चैप्टर नंबर 19 इज कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट्स अक्रॉस कैटेगरीज विच विल कवर द परफॉर्मेंस डेटा फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स and attribute portfolio performance and evaluation of investment alternatives. So यहाँ पे हम लोग different products की बात करेंगे जिसमें हम लोग investment कर सकते हैं, and जो different investment alternatives हैं उन सबको हम लोग evaluate करेंगे depending upon again many categories like age, risk appetite of the client etc. Then chapter number 20 will be case studies, जिसके अंदर कुछ रियल टाइम केसेस डिस्कस किए गए हैं और उन्हीं से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें कवर किए गए हैं। वेटेजेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सो मॉड्यूल 7 का टोटल वेटेज विल बी 25 मार्क्स,
Module 8 retirement planning, the total weightage will be 30 marks. Module 9 taxation, a very big module, but the weightage will be only 20 marks. Module 10 estate planning, 20 marks. Module 11 behavioral finance will be for 10 marks, and Module 12 comprehensive financial advice will be for 45 marks. So जो टोटल एग्जाम आपकी रहेगी वो 150 मार्क्स की रहेगी, जिसमें 90 मार्क्स के MCQ क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स के केस स्टडीज रहेंगे. So we understand that reading the complete module is a bit hectic, और आप लोग इंट्रोडक्शन देख के ही इतना टायर्ड हो चुके होंगे कि पूरी बुक पढ़ने का अब आप ख्याल छोड़ चुके होंगे और आपने सोचा होगा कि NISM 10 को हम लोग स्किप कर देते हैं. बट बिकॉज NISM 10 इज मैंडेटरी, सो इसीलिए हम लोगों ने कुछ वीडियो लेक्चर्स फॉर्म किए हैं जिनकी हेल्प से आप बहुत इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, एग्जाम को क्रैक कर सकते हो. आपको सिर्फ ये वीडियोस वॉच करने हैं, बिकॉज इन वीडियोस में हमने बहुत डिटेल में सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है. सो यू वोंट हैव टू रीड द कंप्लीट बुक, आप सिर्फ इन वीडियोस को वॉच करो. वी हैव इवन फॉर्म द वीडियोस रिलेटेड टू केस स्टडीज. ये बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हैं जो NISM 10 में कवर की गई हैं. यहाँ पे पूरे प्रैक्टिकल सिनेरियोस एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे आप एक पर्सन को फाइनेंशियल प्लानिंग अगर करनी है तो उसमें आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हो. ये न्यूमेरिकल केसेस हैं, सो हमने पूरे डिटेल्ड वीडियोस इन पे फॉर्म किए हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बाय रीडिंग एंड एनालाइजिंग द केस. इसके अलग से आपको PDF भी अवेलेबल हो जाएंगे जिनके आप प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हो फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन. वी हैव ऑल्सो कवर्ड द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सॉल्व क्वेश्चंस. नाउ दिस इज वेरी यूजुअल डाउट ऑफ एवरीवन कि क्या हम लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक या सिर्फ मॉक टेस्ट जो बहुत सारी वेबसाइट्स प्रोवाइड करती है वो रीड करके जाएं और एग्जाम को पास कर लें. सो द आंसर इज नो, बिकॉज आप सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करके इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं. ये एग्जाम इतनी आसान भी नहीं है लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है. द ओनली थिंग इज हमें अपने कंसेप्ट को बहुत क्लियर करना है, जिसके लिए आपको ये कंसेप्चुअल वीडियोस देखना बहुत जरूरी है. प्लस NISM में क्वेश्चंस बार बार रिपीट नहीं होते हैं. अगर कोई कंपनी ये क्लेम कर रही है कि जो पास्ट में क्वेश्चंस थे वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ट्रस्ट मी वो क्वेश्चंस फ्यूचर में रिपीट नहीं होंगे. एवरी टाइम दे गिव यू न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, न्यू वेराइटी ऑफ क्वेश्चन. तो आपके कंसेप्ट क्लियर करना इज द ओनली सोल्यूशन टू पास दिस एग्जाम, और वो आपके बुक रीड करने से और प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स देखने से होंगे. द सिलेबस इज कंप्लीटली अपडेटेड बिकॉज एज यू नो NISM हर साल अपने सिलेबस को अपडेट करता जा रहा है. सो वी हैव अपडेटेड द वीडियो एज पर द लेटेस्ट सिलेबस. देयर इज वन मोर क्वेरी विच पीपल यूजुअली हैव इज, वीडियो लेक्चर्स लेने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपनी क्वेरीज किससे पूछें. सो इसका हमने बहुत ईजी सोल्यूशन फॉर्म किया है. आपके जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 8889302230 पे. आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, एंड सम और द अदर फैकल्टी विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू हेल्प यू आउट. सो वी प्रोवाइड 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन विद एक्सपर्ट फैकल्टीज. वी ऑल्सो स्केड्यूल योर सेशन अगर वो कुछ बहुत बड़ा डाउट है. अगर छोटा सा डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, आपको सेम डे रिवर्ट मिल जाएगा. अगर कोई एक टॉपिक समझ नहीं आया है, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, आपको हम लोग टेलीफोनिकली चीजें एक्सप्लेन कर देंगे. अगर कोई पूरा टॉपिक ही आपको समझना है तो हम गूगल मीट पे आपका एक सेशन स्केड्यूल करेंगे. प्लस आपके जैसे और बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको सेम टॉपिक में डाउट है, तो हम उस पर्टिकुलर डे पे उन सारे लोगों का सेशन ऑर्गेनाइज करके वी विल क्लियर ऑल दी डाउट्स एट वंस. देन हम लोग एक चैप्टर समरी भी प्रोवाइड करते हैं, जो समरी नोट्स है जो आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ सकते हो, बिकॉज एग्जाम के 1-2 दिन पहले इतने सारे वीडियोस को वापस देखना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट. सो ये चैप्टर समरी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा टू रिवाइज ऑल दी टॉपिक्स एट वंस. So if you want any more details, you can call us, you can WhatsApp us on this number, you can visit us on www.edufineco.com, and we are always there to help you out. Thank you for watching this video.